नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में 7वें चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7वें चैप्टर के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। चलिए शुरू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं, पहला पॉइंट देखेंगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। तीसरा पॉइंट, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट देखेंगे, प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। आगे देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, अब 7वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक 3 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे पार्ट में और भी महत्वपूर्ण 7वें चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 में केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सभी के लिए उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है, राज्य को इस बात की अनुमति देता है। पहला पॉइंट देखेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला पॉइंट देखेंगे, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करें। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना है। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं भी की गई हैं। पहली, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरी, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। दूसरा पॉइंट, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला अधिकार देखेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला पॉइंट देखेंगे, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। दूसरा पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार भी होगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट होगा, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 धार्मिक रूप में अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंध अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं देता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला क्या है, आइए देखते हैं। यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उनकी आध्यात्मिक या आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हों। दूसरा पॉइंट, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपयुक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंदर धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। तीसरा पॉइंट, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। हम लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु
बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्म निरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च में नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। इनको देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, जैसे राम मंदिर अयोध्या का हो गया वैसे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। तीसरा पॉइंट, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हो। चौथा पॉइंट, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। प्रावधान, पहला पॉइंट प्रावधान में देखेंगे। प्रावधान पहला पॉइंट में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, जबकि सेकंड में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। थर्ड और फोर्थ में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहला पॉइंट, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि समानतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अंतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। दूसरा पॉइंट हेडिंग है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करके उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी लिखकर मैंने कवर किया है, और नीचे दिए गए जितनी भी पुरानी वीडियो हैं सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, उनको क्लिक करके पुरानी वीडियो को देखिएगा जरूर। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निरंकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद से निरसित कर दिया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि अनुच्छेद 29 नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत
उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों का अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला शिक्षा संस्थान में पहला पॉइंट देखेंगे, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरा पॉइंट, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामले में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून हैं, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि आवश्यक हैं। सेक्रेटरी ऑफ मालनकारा सीडियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यक के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, अपना शासी निकाय गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सके। दूसरा पॉइंट देखेंगे, शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षक व्याख्याता और तथा प्रधानाध्यापक, प्राचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने साथ ही कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट, अपनी पसंद के आर्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार भी है। चौथा पॉइंट, अपनी संपदा तथा पड़ी संपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार भी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव, रिवर्स डोमेन आप कीजिएगा, विपरीत भेदभाव नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, ना ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्त के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों, शैक्षिक एवं शिक्षकोत्तर दोनों के लिए नियम, कर्मचारी का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यचार निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30 क्लोज 1 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ें उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्मीकांत की किताब अपने आप से खुद नहीं पढ़ी है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। पहले जाइए, खुद पढ़िए, फिर उसके बाद इस वीडियो को सुनिए, डेफिनेटली कुछ फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही पढ़ाने या पढ़ने से आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप लोग पुरानी किताब नहीं पढ़ेंगे, अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को देखने कोई फायदा नहीं। चलिए, टाइम वेस्ट करते हुए, जो पढ़ते हैं उन्हें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। चौथा पॉइंट देखेंगे, राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति व्यक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। पांचवा पॉइंट, राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30 क्लोज 1 में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए रखा है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमने पिछले वीडियो में 6 अधिकार पढ़े थे, उनका विस्तार है। ये मत सोचिएगा वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनका विस्तार जो है वो है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार किताब पढ़िएगा, तब इस वीडियो में आइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, टाइम वेस्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ते हैं। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में। दूसरे
शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही, माफ कीजिएगा, यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 यानी 32 के संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। 4 प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम मेंस या प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें हम लिख सकते हैं या टिक कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो जरूर बनता है इससे क्वेश्चन। पहला पॉइंट देखेंगे, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय को संवेदन करने का अधिकार प्रत्ययभूत है। दूसरा पॉइंट, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रेक्षा। इनको भी बारी बारी से बाद में देखेंगे। पहले हम तीसरा पॉइंट कवर करेंगे। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप चल रहे हैं, असली में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को। अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत की किताब अपने मन से नहीं पढ़ी, आपने आपसे रिटर्न में नहीं पढ़ी है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले जाइए, आप लोग किताब पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को सुनिएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो में पूरा ही फायदा हो जाएगा। सुनने से और पढ़ने में, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद सुनेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत और अच्छे समझ में आएगा। अगर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, तो एक बार में न सही 2 बार में समझ में आ ही जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। बहुत ही समय बर्बाद हो जाता है इस तक बोलने में। तीसरा पॉइंट, संसद को वह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि वह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यह कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 222(6) यानी आर्टिकल 226 देखेंगे, पहले ही निर्धारित करता है कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है। चौथा पॉइंट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपील प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है। यह सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है, पर अन्यन नहीं है। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प है। लेकिन आजकल तो वहां भी नहीं जा सकते। जैसे अभी उन्नाव कांड हुआ है, वो छूट चुका है। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसको बेल दे दी है। क्या किया जा सकता है, देश का सिस्टम ही ऐसा। माफ कीजिएगा, कुछ बोलना नहीं चाहता, बोलूंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे
पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। चलिए देखते हैं रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ये हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं है। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया, जिसे रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों का क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार से संबंधित सामान्य कानूनी अधिकार से, माफ कीजिएगा, फिर से देखेंगे कहाँ से, किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। तीसरा पॉइंट, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है। इनमें उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नाकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। समझिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे लैटिन भाषा में लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किए जाए या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि पहला पॉइंट हिरासत में कानून सम्मत है। दूसरा पॉइंट कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। तीसरा पॉइंट न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं चौथा पॉइंट हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। परमादेश को समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यह बहुत ही आपके जीवन के दृष्टि से आने वाले। अब परमादेश को देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट देखेंगे, निजी व्यक्तियों या इन इकाइयों के विरुद्ध रिट जारी नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उन पर भी रिट जारी नहीं की जा सकती। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है। चौथा पॉइंट, संविदात्मक
दायित्व को संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध है। 5वां पॉइंट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध। और 6वां पॉइंट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हों। प्रतिषेध को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, इनको जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझ में तो आएगा ही, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाएंगे इस वीडियो से। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जा सकता है। सीधे पत्र जारी किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक हैं, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अधिकार प्रेक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, अधिकार प्रेक्षा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अधिकार प्रेक्षा देखते हैं। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ किसी प्राधिकरण या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अंततः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार अधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। उसे मैत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर व्यक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। उचित अनुच्छेद 33 यानी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को है। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल कानून के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह संसद से सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए। इस अभिव्यक्ति भी की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि के कार्य करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि, जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करता है। आइए देखते हैं मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे व पुनः निर्मित करे। संसद की मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम
अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ को की संविधान में व्याख्या नहीं की गई, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन या ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। यह सैन्य कानूनों से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ की क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकार पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। आइए मार्शल लॉ और सैन्य कानून को देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल को देखेंगे। पहला पॉइंट, यह न केवल पहले हम मार्शल लॉ को देखते हैं, सैन्य कानून को। पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। तीसरा पॉइंट, यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। चौथा पॉइंट, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। पहला पॉइंट, यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद के कार्यकाल को भी बढ़ा सकता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है। यदि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। चौथा पॉइंट, इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। पांचवा पॉइंट, संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। दोनों के बीच विभेद या अंतर को तालिका 7.3 में दर्शाया गया है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है 7.3 तालिका, ये देखिए, इसको अभी हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे? हमारा टॉपिक होगा कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। पहला पॉइंट देखेंगे, संसद के पास विधानमंडल के पास नहीं है। विधानमंडल के पास नहीं है, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 में दिया गया है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदेश रिट जारी न करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों की सशक्त बनाना अनुच्छेद 32 में है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के तहत लगाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल चल रहे हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34 के तहत आता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव में संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 एवं दूसरा पॉइंट, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपयुक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि
वह वह ऐसे कानून बनाए तीसरा पॉइंट देखेंगे, उपयुक्त वर्णित मामलों में संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि या कानून तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निरासित या निष्कासित या संशोधित नहीं किया जाता। मेरा मतलब किया जाता। ये आगे देखते हैं। यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, यानी राज्य सूची। आइए देखते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगी, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करा करिए ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है आप लोगों को जैसा कि पता है। चलिए संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति देखते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। वर्तमान में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 3 मूल अधिकारों में से माफ कीजिएगा, वास्तव में संविधान, फिर से पढ़ेंगे, हम गलत पढ़ दिया था। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज 4 एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 क्लोज 4 प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, को अपनी संपत्ति वांछन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। पहली शर्त देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पहली शर्त क्या है? इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा। इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। उनमें पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां एवं 42वां संविधान संशोधन शामिल हैं। इसमें इन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें अधिकतर मामले निजी संपत्ति के अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज 4 और अनुच्छेद 31 को निरासित यानी निष्कासित किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300A को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह, जैसा कि मूल अधिकारों से अलग, निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। पहला पॉइंट देखेंगे। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। पॉइंट देखेंगे। इस कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। तीसरा पॉइंट देखेंगे। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसमें रिट शामिल हैं, के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण एवं अनुरोध के मामले में हट जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है आपको इस तरह मूल अधिकार समाप्ति, जो संपत्ति का अधिकार है जिसकी समाप्ति हुई, भाग 3 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हट जाने का अधिकार होगा। इन 2 मामलों में भुगतान होगा। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे। जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, और दूसरा पॉइंट, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि साविधिक निर्धारित सीमा के अंदर है, अनुच्छेद 31 के तहत। वीडियो बहुत हिल रही है, मोबाइल बहुत हिल रहा है। चलिए आगे देखेंगे। पहली व्यवस्था को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वां संशोधन अधिनियम 1964 के तहत जोड़ा गया। इस तरह अनुच्छेद 31 और 31 को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में
स्थापित किया गया। मूल अधिकारों का अपवाद। अब हम हमारा टाइम हो चुका है, अब हम मूल अधिकारों का अपवाद कल पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक महत्वपूर्ण बात, जितनी भी 6 चैप्टर, लक्ष्मीकांत की सीरीज में जितने भी 6 चैप्टर हैं उनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। और सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा, आप लोगों को एक बार अपने मन से किताब लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो केवल रिवीजन के लिए है, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों का आपने वीडियो पूरी देखी, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य बनाए रखिएगा, आने वाली वीडियो बहुत ही शानदार होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूरी वीडियो देखने के लिए।